The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इसमें फोरेंसिक साइंस का रोल क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर December 2022 cycle in the subject of criminology or in the subject of forensic science, we have special classes for that. And ये classes कहाँ अवेलेबल है? हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एंड आप क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वो सारे बच्चे जो सितंबर में नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं फोरेंसिक साइंस से, वी हैव रिविजन क्लासेस फॉर यू ऑल। सो आप रिविजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एंड आप जरूर एग्जाम क्लियर करेंगे। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो अभी बीएससी एंड एमएससी कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस से, वी हैव सेमेस्टर क्लासेस फॉर यू गाइस। कैन जॉइन सेमेस्टर क्लासेस एंड आपको मॉक पेपर्स हम दे देंगे जिससे आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ईजी हो जाएंगे एंड आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे। सो डू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट विथ फेज वन। फेज वन क्या था? फेज वन था कि आपको क्राइम सीन रिकवर करना है एंड क्राइम सीन से एविडेंसेस रिकवर करने हैं। तो हम कैसे करते हैं? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? द रिकवरी ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम क्राइम सीन। सो जैसे ही आप क्राइम सीन डिस्कवर करते हैं वैसे ही आप फोरेंसिक साइंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड फोरेंसिक साइंस इन्वॉल्व करके आप क्या करोगे? रिकवरी ऑफ आइटम्स, रिकवरी ऑफ फिजिकल एविडेंसेस, रिकवरी ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस। तो जो भी एविडेंस आपको क्राइम सीन में मिलता है वो सारा का सारा आपको क्या करना होता है? रिकवर करना होता है, अपने पास अपने पोजेशन में रखना होता है। Recent years, this task has normally been carried out by highly trained civilians specialists. So पिछले कुछ सालों में हम सब फोरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं एंड वी हैव ट्रेन्ड पीपल जो बहुत ही प्रिसाइजली ये सारे एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स, इन्हें हम कहते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स। सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स एंड क्राइम सीन ऑफिसर्स बहुत ही स्पेसिफिकली मेथड्स यूज़ करके, बहुत ही स्पेसिफिकली एंड प्रिसाइजली साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके इन एविडेंसेस को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं। वंस रिकवर्ड, आइटम्स ऑफ फिजिकल evidence must be separately and properly collected and secured. जो टिपिकल रूट है आइटम का वो भी हम क्राइम सीन से रिकवर कर लेते हैं एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को हम सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि जो भी आप आइटम्स कलेक्ट कर रहे हो, जो आप एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, आपको वो मे बी कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ सकता है एंड ऑफकोर्स आपको एनालिसिस तो करना ही करना है लैब में। सो उस मेथोडोलॉजी से आपने कलेक्ट करना है, उस स्टेट ऑफ माइंड से आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सो एनालिसिस के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि एनालिसिस के टाइम पे या कोई ऐसा मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो उससे अगर आपका जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको उसके रिकॉर्ड्स रखने हैं कि आपने ये सारे एविडेंसेस इस तरीके से, कि आपने ये सारे एविडेंसेस कैसे हैंडल किए हैं एंड कौन से मेथड्स यूज़ करने की वजह से एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए एंड एनालिसिस में जो आपका एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट हम उसका एक रिटन रिकॉर्ड भी रखते हैं, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स रखते हैं सो दैट हम वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा हर एक एविडेंस की चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एविडेंसेस कोर्ट में एडमिसिबल हो तो इस वजह से हमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है, हर एक छोटे से छोटे एविडेंस की, बड़े से बड़े एविडेंस की। तो चेन ऑफ कस्टडी अगर मेंटेन नहीं करी गई है तो कोर्ट उसे एप्रोप्रिएट कंसीडर नहीं करेगा। कोर्ट ये मानेगा कि हो सकता है कि इस एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी हुई हो, इसलिए ही हमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है। सो चेन ऑफ कस्टडी अगर मेंटेन करी गई है तो दैट एविडेंस इज हाईली एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही प्योर है एंड क्राइम सीन की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वो एविडेंस कैरी करता है। अगर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी गई है एंड फिर भी वो ऑथेंटिक एविडेंसेस कैरी करेगा तो भी वो हमारे लिए यूजलेस होगा, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चाहते हैं कि कोर्ट एडमिसिबल करे, इस वजह से आपको अप्रोप्रिएटली सेपरेटली सबकी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है। व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी? सो चेन ऑफ कस्टडी वो इन्फॉर्मेशन है कि एविडेंसेस को कब किसने हैंडल किया, कब एविडेंस किस पर्सन के पोजीशन में था और क्यों था, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम चेन ऑफ कस्टडी में ऐड करते हैं सो दैट ये पता हमें चल सके कि किसके पोजेशन में ये एविडेंस था यानी कितना सेफ है, कितना एप्रोप्रिएट है, कितना रिलायबल है। ओके
जैसा कि मैंने बोला कि अगर हमने चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं करी तो वो इनएडमिसिबल होगा कोर्ट में, कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगा. This is because the possibility of loss of integrity due to contamination, tampering and root cannot be ruled out. इसी वजह से कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगा क्योंकि हम ये मानेंगे कि वो कंटामिनेट हो गया या टेम्पर हो गया है, अब उसके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसीलिए सारे एविडेंसेस को हमको प्रॉपरली ट्रीट करना होता है, प्रॉपरली स्टोर करना होता है, ताकि जो हमारा एविडेंस है वो टेम्पर्ड ना हो, वो कंटामिनेट ना हो. अब हम कैसे रोक सकते हैं कंटामिनेशन एविडेंसेस की? तो सबसे पहला तो ये कि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करके, या फिर पैकेजिंग बहुत अच्छी करना है. पैकेजिंग और कलेक्शन प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से करना है. ऑलरेडी पैकिंग कर ली, उसकी रीपैकिंग करते हैं. बहुत सेफेस्ट वे में हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है एविडेंस लैब तक. इसके अलावा कम से कम लोग अगर हैंडल करते हैं एविडेंस को तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है एंड कंटामिनेट होने के चांसेस कम होते हैं. जिस तरीके से आप एविडेंसेस को स्टोर कर रहे हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हमें स्टोरिंग भी बहुत अच्छे से करनी होती है एविडेंसेस की. नाउ फेज 2. फेज 2 क्या है? आपको लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन करना है. सो लेबोरेटरी में आप एग्जामिनेशन करते हो डिफरेंट एविडेंसेस की. तो वो डिपेंड करता है कि एविडेंसेस कौन से हैं. तो अगर ग्लास एविडेंस है तो आप ग्लास एविडेंसेस की एग्जामिनेशन करोगे. अगर सॉइल एविडेंस है, अगर बुलेट्स हैं, अगर फायर आर्म रिकवर होती है तो आप सभी का एनालिसिस एक प्रॉपर वे में करोगे जो आप ऑलरेडी फोरेंसिक साइंस के कोर्स में पढ़ते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी मैनुअल है, आपको पता है कि किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से एग्जामिनेशन करना है. सेकेंड फेज में आपके पास ऑलरेडी रिजल्ट्स होते हैं एंड आप कंपैरिजन मेथड के थ्रू सस्पेक्टेड एविडेंसेस एंड रिकवर्ड एविडेंसेस कंपेयर कर सकते हैं एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. सेकेंड फेज में ऑलरेडी एनालिसिस कर लेते हैं एंड ये पता लगा लेते हैं कि कौन से एविडेंसेस किस तरीके से आपने एनालाइज करने हैं. कमिंग टू द फेज 3 में आप अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरप्रेट करते हैं साइंटिफिकली आपने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं एंड साइंटिफिक एनालिसिस के बाद जो भी आपको रिजल्ट्स आए हैं, वो जो भी स्टोरी आपको बताते हैं वो आप कोर्ट में बताते हैं एंड आप ये इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन पर्सन इनोसेंट है एंड कौन सा पर्सन गिल्टी है. सो रिजल्ट्स आने के बाद वी ऑल नो द स्टोरी. Forensic scientist responsible for the analysis, interpretation and evaluation of evidential items during criminal investigation. It is required to write up his or her findings to form the report and present in front of the court. So ये responsibility किसकी है? forensic scientist की, क्योंकि उसने analysis किया, क्योंकि उसने interpretation किया है and evaluate किया है evidences को. तो ये उसकी ही responsibility है कि आप अपनी findings हमें रिपोर्ट के थ्रू बताओगे एंड कोर्ट में प्रेजेंट करोगे. एज वेल एज बीइंग comprehensive, the content of such a report should be readily understood by non-scientist within the criminal justice system. इसी वजह से हम साइंटिस्ट को एज अ साइंटिफिक ऑफिसर एंड एज अ विटनेस कोर्ट में उन्हें बुलाते हैं, सो दैट वो हमें ये समझा सके, इस पर्सन को भी वो ये समझा सके कि उन्होंने किस तरीके से एनालिसिस करी, किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट कलेक्ट करे, कैसे इवैल्यूएट किया एंड किस तरीके से कोई भी XYZ पर्सन ही सस्पेक्टेड है या फिर वही क्रिमिनल है, ये बताने का काम हमारे साइंटिफिक ऑफिसर्स या फोरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस फोरेंसिक साइंटिस्ट रिपोर्ट is all that is seen by the court. So court सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट का जो रिपोर्ट है वही ही देखते हैं most of the time. However, occasionally forensic scientist is required to appear in the court as expert witness. तो कभी कभी forensic scientist को हम as expert witness court में भी बुलाते हैं. So in this capacity, that person will give testimony of facts and opinion based on the facts which is recovered from the analysis, which is recovered from the report. ओके, सो ये 3 फेजेस थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के. इन हर एक फेज में forensic science plays a really very important role, and forensic science is the only science which helps justice administration to catch the correct person the punishment. So this is about it, everyone. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. Till then, take care. Bye.